नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर के साथ मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। हमारे इस खास शो में होगी 24 घंटे की सभी बड़ी खबरें पूरे रफ्तार और विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का ये सफर। केंद्रीय कैबिनेट ने जुवेनाइल एक्ट में बड़े बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब संगीन अपराधों के मामलों में 16 से 18 साल के आरोपियों को भी बालिग माना जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने जुवेनाइल से जुड़े अपराधों को लेकर इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। सरकार के मुताबिक अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लगता है कि 16 से 18 साल के बीच की उम्र के किसी आरोपी ने गंभीर अपराध किया है तो उसका ट्रायल एक बालिग की तरह होगा। आपको बता दें कि दिल्ली के निर्भया कांड में शामिल एक आरोपी नाबालिग था। तभी से जघन्य अपराध के मामलों में नाबालिग आरोपियों की उम्र को लेकर जुवेनाइल एक्ट में बदलाव की मांग हो रही थी। 16 से 18 के बीच में कोई हीनस टाइप का ऑफेंस होता है, अगर चिल्ड्रन कोर्ट ये पाता है कि इनको एडल्ट के रूप में ही इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो ऐसे में उनको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा जो 16 साल से नीचे के चाइल्ड को, जुवेनाइल को मिलेगा। बीते कुछ सालों में कई नाबालिगों के संगीन वारदातों में शामिल होने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। ऐसे में ये फैसला यकीनन कई फैसलों की तस्वीर बदल देगा। गजेंद्र सिंह की मौत के मामले में आम आदमी पार्टी की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं की भूमिका की भी जांच होगी। पूरे मामले में दिल्ली पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि गजेंद्र आखिर आप की रैली में कैसे पहुंचा और क्या उसके खुदकुशी करने का इरादा स्थानीय आप नेताओं को पता था। गजेंद्र सिंह के करीबियों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेताओं के कहने पर ही वो आपकी रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचा था। परिजनों के मुताबिक गजेंद्र दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के संपर्क में था। साथ ही परिवार वालों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक आम आदमी पार्टी को रैली रामलीला मैदान में करने की सलाह दी गई थी। दिल्ली पुलिस की ओर से आपको बड़ी रैली की इजाजत नहीं मिली थी। 21 अप्रैल को ही दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में आम आदमी पार्टी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें जंतर मंतर पर ज्यादा भीड़ की वजह से किसी भी हादसे की अनहोनी जताई गई थी। पहला सवाल ये कि जब गजेंद्र सिंह पेड़ पर चढ़ा तो दिल्ली पुलिस ने उसे रोका क्यों नहीं। उसके बाद दूसरा सवाल ये कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी को इस बात का जवाब देना भी मुश्किल हो रहा है कि आखिर गजेंद्र सिंह की मौत के बाद 1 घंटे तक उनकी रैली क्यों चलती रही। किसान गजेंद्र की मौत का मसला संसद में जमकर गुजा। सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। दरअसल सुमित्रा महाजन लोकसभा की स्पीकर लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करा रही थी संसद के अंदर और उस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। किसान की मौत के इस पूरे मामले में गृह मंत्री ने संसद में बोलते हुए कहा कि किसान की मौत मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि राजनाथ सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि आप पार्टी की रैली में बैठे हुए लोगों ने गजेंद्र को खुदकुशी के लिए उकसाया। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया किसानों के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक है। ऐसे मामलों को किसी भी सूरत में पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। ये हम सबका संकल्प रहे, हम सब मिलकर के इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढे। किसी का किसान के दुख से कोई सरोकार नहीं है, अपनी अपनी राजनीति सब कर रहे हैं। विपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण को राजनीतिक भाषण करार दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर फांसी लगाकर खुदकुशी करने वाले किसान गजेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। राजस्थान के दौसा जिले में झामरवाड़ा गांव के रहने वाले गजेंद्र की शव यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। हर कोई गजेंद्र की मौत से सन्न था। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतक गजेंद्र के परिजनों से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस को इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। दुखद घटना के बारे में एक कल एफआईआर दर्ज की है जो अंडर सेक्शन 306, 186, 34 आईपीसी दर्ज हुई है। अच्छे से इसमें तफ्तीश की जाएगी। तफ्तीश के बाद में जो भी इसमें आवश्यक होगा वो किया जाएगा। गजेंद्र ने खुदकुशी की या फिर उसे फांसी लगाने के लिए उकसाया गया, ये तो अब जांच के बाद ही पता लगेगा।
यूपी में किसानों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बदायूं में फसल बर्बाद होने से परेशान किसान की सदमे से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नेम सिंह नाम के किसान ने 6 बीघा जमीन ठेके पर ली थी और बेमौसम बरसात के चलते उसकी सब फसल बर्बाद हो गई। महज 4 कुंटल गेहूं ही निकल पाया, जिससे सदमे के चलते नेमपाल की मौत हो गई। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 1.5 लाख का कर्जा हो गया उन पे, और लड़की शादी थी 20 साल की, तो काफी चिंता में थे। और लड़का दिल्ली काम आता है, वो बेचारे कोई काम नहीं चला, कोई उन्होंने कुछ खाया पिया कुछ नहीं है। ऐसे ही उन्हें मतलब दिमाग का दौरा पड़ेगा या फिर हार्ट अटैक का दौरा पड़ेगा। इनका शव का पंचायतनामा पर पीएम के लिए भेजा गया था और पीएम भी हो गया है, जिसमें हार्ट अटैक से मृत्यु होना अंकित किया गया है। सरकारें राज्य की हो या केंद्र की, किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे जरूर कर रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत सबके सामने है। संभल में ब्लॉक बनियाखेड़ा में शिक्षा के अधिकार की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ के सरकारी स्कूलों में मासूम बच्चों को पढ़ाई की जगह उनसे कक्षा में झाड़ू लगवाई जा रही है। सरकारी स्कूलों में सफाई कर्मियों को नियुक्त किया जाता है, बावजूद इसके ये तस्वीर हैरान करने वाली है। बड़ी बात ये भी है कि ये सब कुछ मुख्य अध्यापक के सामने बच्चों से कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन स्कूलों में कोई भी टीचर समय पर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल में खेलने में मशगूल रहते हैं। ऐसे में बच्चों का भविष्य क्या होगा कहना मुश्किल नहीं है। इस मामले पर एसडीएम ने जाँच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। मीडिया के द्वारा जो ये मामला संज्ञान में लाया गया है, ये गंभीर मामला है। गांव में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति है, उनको ये कार्य करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है, किसी कोई जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लगाने लगी बेचारी ये आज तो आपने इससे मना नहीं किया, बच्चे पढ़ने आए तो आपने मना नहीं किया बच्चे से? अपने आप लगाने लगी। स्कूलों में सरकारी योजनाएं लागू होने के बावजूद भी इन मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, जिससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके। मेरठ में चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल का सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। जहां सफाई कर्मियों ने पंचायत कर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया, वहीं जिला प्रशासन ने सफाई कर्मियों को नोटिस जारी करते हुए देहात क्षेत्र के सफाई कर्मियों के जरिए चरमराई सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने की कयावत शुरू कर दी है। आज बाकायदा सफाई कर्मियों के द्वारा एक पंचायत का आयोजन किया गया। सफाई कर्मियों द्वारा यह चेतावनी भी दी गई कि यदि प्रशासन ने उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश की तो वे अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद हरकत में आए प्रशासन ने हड़ताली सफाई कर्मियों पर दबाव बनाने के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। प्रशासन हमें पूरी तरह से गुमराह कर रहा है और हमारे आंदोलन को तोड़ना चाहता है। आज पूरी महापंचायत बुलाकर आर पार की लड़ाई का ऐलान करने की तैयारी है। भले ही प्रशासन ने देहात क्षेत्र के सफाई कर्मियों की मदद से मेरठ शहर की सफाई व्यवस्था बनाने की कोशिश की हो, लेकिन जिस तरह से सफाई कर्मी आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिख रहे हैं, उससे मेरठ में सफाई व्यवस्था और अधिक चौपट होने का संकट भी मंडराने लगा। प्रदेश में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। सोनभद्र के ओबरा डीएफओ पर हुआ जानलेवा हमला। बाल बाल बचे ओबरा डीएफओ। पूरे मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दी। सोनभद्र के ओबरा डीएफओ अवैध खनन की जांच करने ओबरा के जुगैल क्षेत्र में थे। डीएफओ ने जब अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर को पकड़ने का प्रयास किया, तब उनकी गाड़ी पर ट्रॉली का बोल्डर फेंका गया। डीएफओ ओबरा जान बचाकर जिला मुख्यालय पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दी। हाइड्रोलिक उठाकर पूरे बोल्डर को मेरी गाड़ी के सामने गिरा दिए और इसके बाद जो है अपना ट्रैक्टर लेकर भाग गया। सीओ साहब से मैंने बात किया कि यहाँ पर ऐसा व्यवधान कर रहे हैं, फोर्स भेजिए। करीब 1 घंटे तक वहाँ रहा तो फोर्स तो आ नहीं पाएगी, तो मैंने कहा जो है यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, तो साइड से मैं गाड़ी निकाल कर आ गया। थानाध्यक्ष और जो सर्कल अफसर हैं उनको निर्देशित किया गया है कि 24 घंटे में संबंधित दोषियों को आइडेंटिफाई करके अरेस्टिंग करें। प्रदेश सरकार को अगर खनन माफियाओं में भय पैदा करना है तो उन पर कठोर नियंत्रण रखना होगा। गांव में ईंट पत्थरों से कुचलकर नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से ससुराली जन फरार हैं। उन्नाव के हसनगंज थाना क्षेत्र में सुमन की शादी जगतपाल से 7 माह पहले हुई थी। परिजनों के मुताबिक बीती रात सुमन की बहन की शादी थी, लेकिन जब शादी में सुमन व उसके ससुराल का कोई नहीं आया, तब उसके परिवार के लोग ससुराल आए, तब सुमन को मृत पाया। परिजनों का आरोप है कि सुमन के पति, ससुर और सास एवं घर के सदस्यों ने पहले ईंट पत्थर से सुमन पर वार किए, उसके बाद रबर पाइप से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी।
और उसके बाद सभी फरार हो गए। पुलिस ने सुमन के परिवार की तहरीर पर पति, सास, ससुर और ननद सहित 5 लोगों के विरुद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल अभी तक सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। ससुराल वालों पर नवविवाहिता की हत्या का आरोप लगा है। मामला इज्जत नगर के सैनिक नगर कॉलोनी का है, जहां 1 साल पहले ही शिवानी की लक्की से शादी हुई थी और आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करने लगे थे। बताया जा रहा है कि शिवानी ने रविवार को फोन कर अपनी जान को खतरा बताया था, लेकिन आज उसके जिंदा न होने की खबर सामने आई। पुलिस ने ही शिवानी के परिजनों को उसकी मौत की खबर दी। दरअसल सुसाइड की बात कहकर ससुराल वालों ने पुलिस को सूचना दी और फिर फरार हो गए। दहेज के चक्कर में अभी 4 लाख रुपए दे के निपटी शादी से पहले, और कह रहे 2.5 लाख रुपए और तो मैं कहाँ से देती। डाउरी एक्ट में और 304B में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। पुलिस को सूचना देने के बाद ससुराल वालों का फरार हो जाना कहीं न कहीं दाल में काला होना साबित करता है, जिसके बाद अब ये देखना होगा कि अब इस मामले में पुलिस क्या जांच और क्या कार्रवाई करती है। मथुरा में एक छात्रा को छेड़छाड़ का विरोध करना इतना महंगा पड़ा कि उसकी जान पर बनाई। ये घटना वृंदावन थाने इलाके की है। वृंदावन इलाके के गांव छरौरा की रहने वाली पीड़िता मथुरा के एक स्कूल में कक्षा 9 की छात्रा है। पीड़िता को उसी के गांव का एक लड़का दिलीप स्कूल जाते समय परेशान करता था और छेड़खानी करता था। इस बात की जानकारी जब छात्रा ने अपने परिजनों को दी तो परिजनों ने दिलीप का विरोध किया। इसी बात से नाराज दिलीप ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पीड़िता पर उस समय हमला कर दिया जब वो घर में अकेली थी। कैंची से हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। जो आरोपी हैं वो उनके निवास स्थान के पास के ही हैं। 3 लोगों को इन्होंने नामजद किया था। तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में छेड़खानी और जान से मारने का मुकदमा दर्ज कर लिया है और दिलीप और उसके दोनों साथियों को हिरासत में ले लिया है। नोएडा में हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 2 यूपी पुलिस के जवान भी शामिल थे, जबकि इस घटना में एक डिप्टी एसपी हरिंदर सहित 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर FNG कट के पास हुई। जब पुलिस एक पलटे हुए डंपर को क्रेन की मदद से हटा रही थी, उसी वक्त तेज रफ्तार एक स्विफ्ट कार ने आकर पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। इस घटना में 2 पुलिस कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार एक युवक की भी मौत हो गई। फिलहाल घटना में घायल डिप्टी एसपी की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और अन्य 10 लोग भी अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किए गए हैं। ये शादी के कार्ड बांटने जा रहे थे, बोले कि हम रुक के मैच भी दिखाएंगे। तो उसके बाद में जो है ये खबर अभी मालूम किया था हमने, वैसे ही तो कहाँ तक पहुँच गए उसके बाद में पता नहीं चला एकदम। इन्होंने इसमें टक्कर मारी जब ये इधर गाड़ी आई है, बाकी ये तो पहले पलटा हुआ था। रफ्तार को कम करने के लिए साइन बोर्ड और तमाम तरीके के कदम तो उठाए जाते हैं, लेकिन रफ्तार पर लगाम नहीं लग पा रही है। जरूरत है रफ्तार के प्रति लोगों को जागरूक करने की। इलाहाबाद में एक निजी स्कूल के अंदर स्कूल प्रबंधन की संवेदनहीनता के चलते एक स्टूडेंट की मौत का मामला सामने आया है। पूरे मामले में इलाहाबाद के जिलाधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। पूरा मामला जुड़ा है शहर के जगत तारण गोल्डन जुबली स्कूल से। इस स्कूल में पढ़ने वाला 8वीं क्लास का स्टूडेंट गौरव राज उस दिन क्लास में देर से आया था, जिसके चलते स्कूल प्रबंधन ने उसे स्कूल परिसर के 10 चक्कर लगाने की सजा दी। चक्कर लगाते समय ही छात्र वहां पर बेहोश हो गया, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने उसका इलाज कराने की जगह प्रेयर पर अपना पूरा ध्यान दिया। आखिर में गौरव की मृत्यु हो गई। यहाँ के डिसिप्लिन हेड हैं दिनेश राय, उन्होंने उसको स्टाफ रूम में लेटा दिया और वो अपनी प्रेयर करवाने लगे। जब उनकी पूरी तब तक वो बच्चा तड़पता रहा। प्रेयर करवाने के बाद इन लोगों ने उसको देखा, तब तक वो दम तोड़ चुका था। मजिस्ट्रेट जांच बैठाए हैं कि इसको देखा जाए विस्तार से कि बच्चों पर जो इस टाइप क्या कारण था कि उसकी मृत्यु हुई है। जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले में स्कूल के प्रबंधक और प्राचार्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।
आगरा में चर्च पर हुए हमले के मामले में आगरा पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। आगरा में बीते 16 अप्रैल को सेंट मैरी चर्च में हुए हमले के मामले में पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, अब उस पर कुछ सियासत के ठेकेदार राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। इस मामले में राजनीति कर रहे लोगों ने पुलिस पर बेगुनाह और गरीब लोगों को फंसाने का आरोप लगाया है। वहीं सेंट मैरी चर्च के फादर मून का भी कहना है किसी भी निर्दोष को इसमें फंसाने की बजाय सही आरोपियों को जेल भेजा जाए। मेरी आखिर में भी यही गुजारिश रहेगी कि जिन लोगों को पकड़ा गया है ऐसे लोगों को पकड़ा जाए जो सच में गुनाहगार हैं। जल्दबाजी में किसी निर्दोष आदमी को पकड़ के सामने न प्रस्तुत कर दिया जाए। वास्तविक अपराधियों को पकड़ने के बजाय कान खोदने वालों को, ढोलक बनाने वालों को और जूस बेचने वाले गरीब लोगों को ला करके और उनको अपराधी सिद्ध करके ये अपनी पीठ थपथपाना चाहती है कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति हमको लगते हैं, हमने उनको हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की है। राजनीति कर रहे लोगों पर फादर मून ने अपना तल्ख टिप्पणी भी दी। लखनऊ के भपटा मऊ में हिमगिरी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद था, लेकिन बाइक सवार इन 3 युवकों ने फाटक के पास से बाइक निकाली और ट्रैक पार करने लगे। इसी दौरान तीनों युवक वहां से गुजर रही हिमगिरी एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। मरने वाले सभी उन्नाव के चुकसही के रहने वाले हैं। शादी समारोह में शरीक होने के लिए जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्घटना से देर भली। शायद अगर इन युवकों ने ये बात समझी होती तो दुर्घटना नहीं होती। ये घटना इंसान की गलती का नतीजा है। अब व्हाट्सएप पर हज से जुड़ी हर जानकारी मिल सकेगी। बरेली की हज कमेटी ने ये अनोखी पहल की है। हज पर जाने वाले सभी लोगों को व्हाट्सएप पर यात्रा से जुड़ी जानकारी हासिल हो सकेगी। हज कमेटी ने इसके लिए व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया है, जिसमें हज यात्रियों के साथ साथ मदरसों के लोगों को भी जोड़ा जाएगा। इस ग्रुप में हज की जानकारियों के साथ साथ मुस्लिम धर्म से संबंधित होने वाले आयोजनों की जानकारी भी दी जाएगी। उन मेंबरों को रखा है इसमें जो शहर के धर्मगुरु, सामाजिक लोग और प्रोफेसर हैं और वकील से बड़े बड़े शहर के। इनको इसलिए जोड़ा है क्योंकि इनके पीछे हजारों लाखों लोग जुड़े होते हैं, ताकि इन तक हम जो हज की इंफॉर्मेशन या मुस्लिम कोई प्रोग्राम चल रहा है या मुस्लिम कोर्स चल रहा है कोई बड़ा, या मुस्लिम कोई ज़कात का मसला है या कोई भी मसला शरई तौर पे आया है, तो इस ग्रुप के माध्यम से लोगों तक शेयर किया जाता है ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। हज कमेटी की इस पहल से हज यात्रियों को यकीनन इसका फायदा मिलेगा और मुस्लिम धर्म से संबंधित आयोजनों में लोग पहले से ज्यादा शिरकत करेंगे। केदारनाथ की यात्रा के लिए राहुल गांधी आज उत्तराखंड पहुंचे। ये पहला मौका है जब राहुल गांधी गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा पैदल ही कर रहे हैं। आज दोपहर 12:30 बजे राहुल गांधी देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में उतरे। वहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। सीएम हरीश रावत ने निर्माण कार्यों की रिपोर्ट भी राहुल गांधी को सौंपी। उसके बाद राहुल गांधी चौपर द्वारा गौरीकुंड के लिए प्रस्थान कर गए। उनके साथ प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी, सह प्रभारी संजय कपूर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत और किशोर उपाध्याय भी मौजूद थे। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि कपाट खुल रहे हैं और उन्हें आमंत्रित किया गया था और उन्होंने स्वीकार कर लिया। आ रहे हैं, पैदल चलेंगे जितना मुझे जानकारी मिली है एक्चुअली से गौरीकुंड तक। तो अच्छा है, उनको क्षेत्र की जानकारी भी होगी और जो व्यवस्था है उसकी भी जानकारी होगी। गौरीकुंड पहुंचकर राहुल गांधी ने लिंचौली तक की पैदल यात्रा की। रात्रि विश्राम वो लिंचौली में ही करेंगे। उसके बाद सुबह लिंचौली से केदारनाथ की 14 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही करेंगे।